तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जय मां शारदे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था और मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था मनोविज्ञान की प्रमुख 14 शाखाएं। और 14 शाखाओं में से हमने बाल विकास निकाला था कि बाल विकास मनोविज्ञान की 14 प्रमुख शाखाओं में कहाँ छुपा हुआ है। बाल विकास निकाल के लाए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का इतिहास, और बाल विकास के इतिहास के साथ साथ हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, और नेक्स्ट पॉइंट होगा विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, और उसके आगे पॉइंट होगा विकास के नियम। यस दोस्तों, ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किसी प्रकार का कोई गोच-पोच नहीं कर रहा। अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट जो वीडियो बनता जा रहा है वहां तक अगर आप देखते आओगे तो आपके बिल्कुल मनोविज्ञान एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझता हुआ चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं बाल विकास की। बाल विकास की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बर्ग नामक मनोवैज्ञानिक आए। बर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा बाल विकास के बारे में, तो परिभाषा है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, याद करनी है परिभाषा को। बर्ग ने क्या कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास मतलब यानी कि बालक की बात होगी, और बालक की बात हुई तो बर्ग ने क्या कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बर्ग ने बालक कहां से कहां तक का बताया है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो बच्चा होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है, ये बच्चा होता है, ये बालक होता है। क्लियर हो गई परिभाषा। नेक्स्ट बात आती है बाल विकास के इतिहास की। इतिहास की बात आती है तो 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में सबसे पहले पेस्टालोजी के द्वारा अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। अर्थात अध्ययन का मतलब कैसे कि बालक कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे व्यवहार करता है, किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टालोजी के द्वारा अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया, यानी कि बालक का वैज्ञानिक अध्ययन किया। अब ये जो अध्ययन किया वो अध्ययन कहां पे लिखा, अपनी ही पुस्तक अर्थात पेस्टालोजी की अपनी पुस्तक थी बेबी बायोग्राफी। क्या नाम था, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक में उसको क्या कर दिया, लिख डाला। तो सबसे पहला प्रश्न ये बन गया कि बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, 18वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, पेस्टालोजी के द्वारा। किसका जिक्र हुआ, इसमें जिक्र हुआ किसका, अल्बर्ट नामक एक बालक था। क्या नाम था, अल्बर्ट नामक बालक का जिक्र हुआ। और कितने वर्ष का पुत्र था उसका, 3.5 वर्षीय पुत्र था। क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अमेरिका में स्टैनली हॉल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम स्टैनली हॉल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसके जस्ट उपरांत इसके बाद में क्या हुआ, स्टैनली हॉल ने 2 शाखाओं का निर्माण कराया, जिसमें पहली शाखा है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी शाखा है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक 2 संस्थाओं का क्या कराया, उन्होंने निर्माण कराया। क्लियर हो गई दूसरी लाइन। नेक्स्ट तीसरी बात है 20वीं शताब्दी में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से बालकों का अध्ययन किया गया और अलग अलग पुस्तकों का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट जो बात है 1887 में सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में क्या किया गया, बाल सुधार गृह की क्या की गई, स्थापना की गई। अरे भाई, जो बच्चे होते हैं क्या वो अपराध नहीं करते, क्या करते हैं,
ऐसे नहीं है कि जो बड़े होते हैं, जो 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा एज के होते हैं वही अपराध करते हैं, नहीं। छोटे बच्चे से भी स्मगलिंग कराई जाती है, ड्रग्स बिकवाई जाती है, अलग अलग काम करवाए जाते हैं। अब वो काम को रोकने के लिए या बच्चों को सही दिशा में लाने के लिए बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। और वो कहां पे हुई? न्यूयॉर्क में हुई। सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में कहां हुई? न्यूयॉर्क में हुई। अब बात करता हूं भारत की। भारत में लगभग बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है दोस्तों? 1930 से मानी जाती है। इस प्रकार से हमारा ये बाल विकास का इतिहास है वो आपके सामने आया है। अब मैं बात करता हूं अभिवृद्धि और विकास की। अभिवृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं? दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, अर्थात जो शरीर का परिवर्तन दिख रहा है, शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाएगी? अभिवृद्धि कहलाएगी। अब विकास क्या होता है? संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। संपूर्ण पक्ष कौन कौन से आते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, अर्थात संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा दोस्तों? विकास कहलाएगा। एक अंतर समझ में आ गया। दूसरा है अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, अर्थात शारीरिक, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है, अर्थात बहुपक्षीय में क्या? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट क्लियर हुए अपने। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, संकुचित, जबकि विकास का अर्थ व्यापक होता है। क्यों होता है व्यापक? क्योंकि विकास में पक्ष क्या आ रहे हैं? संपूर्ण पक्ष आ रहे हैं। और अभिवृद्धि में तो दोस्तों एक सिंपल एक पक्ष आ रहा है, शारीरिक वाला। ठीक है, तो अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है? संकुचित होता है, जबकि विकास का अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है। अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप को दर्शाती है। भाई मतलब बाहरी आवरण, उसका शरीर कैसा है, शरीर को दर्शाती है, यानी कि बाह्य दिखाती है। अभिवृद्धि किसको दिखाती है? बाह्य स्वरूप को दिखाती है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों को दिखाता है, बाह्य व आंतरिक दोनों को दिखाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। जैसे कैसे रुकती है? अरे पहले बच्चा क्या था? छोटा सा था, और बड़ा हुआ और आज विशालकाय शरीर, अर्थात किशोरावस्था तक वो पूर्ण रूप से अपना जो शारीरिक जो ढांचा है उसमें ढल जाता है। उसके बाद में तो उसका शरीर नहीं बढ़ता, उसके बाद में तो उसका क्या होता है? मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि विकास में मानसिक पक्ष भी है। अगर मान लो बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसका विकास तो हो रहा है, कौन सा? मानसिक हो रहा है। क्या शारीरिक विकास को कोई असर हुआ? नहीं। तो कहने का मतलब यह है अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि केवल आकार बढ़ने से है। आकार छोटा सा था, आज बड़ा हो गया शरीर, आकार बढ़ गया, जबकि विकास क्या होता है? आकार बढ़ने के साथ साथ उसका मानसिक यानी कि संपूर्ण पक्षों से लिया जाता है। क्लियर होगी बात? आकार बढ़ने से तो होता ही है विकास में, लेकिन उसका मानसिक भी, शारीरिक भी, संवेगात्मक भी और सामाजिक संपूर्ण पक्षों से होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा तोला जा सकता है। अभिवृद्धि को कैसे? मेरा शरीर है, मैं मेरे शरीर को कांटे पे खड़ा होकर क्या उसको तोल सकता हूं, उसकी लंबाई, चौड़ाई सब कुछ माप सकता हूं। यानी कि अभिवृद्धि को सीधे मापा तोला जाता है, जबकि विकास का मापन सीधा संभव नहीं है। भाई सीधा संभव नहीं है तो टेढ़ा मेढ़ा तो होगा, यानी कि विकास का मापन भी संभव तो है लेकिन सीधा नहीं है। तो कैसे? पहले हम क्या करेंगे? उसका शारीरिक पक्ष मापेंगे, फिर मानसिक यानी कि बुद्धि लब्धि निकालेंगे, मानसिक पक्ष, फिर संवेगात्मक। यस, संवेगात्मक में क्या आता है? इमोशनल क्यूटेंट यानी कि संवेगात्मक पक्ष, फिर उसका क्या? सामाजिक पक्ष यानी कि उसके समाज का, उसका व्यवहार, उस किस तरीके से वो अपने को प्रदर्शित करता है समाज के अंदर। क्लियर? अभिवृद्धि परिमाणात्मक होता है।
क्या होता है, परिमाणात्मक होता है, जबकि विकास परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों होता है। परिमाणात्मक का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखता है, दिख रहा है, जैसे मेरा शरीर है, आपको मैं दिख रहा हूं। और जबकि विकास परिमाणात्मक में दिख भी रहा हूं और गुणात्मक मेरे आंतरिक क्रिया, ठीक है, यह होता है। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक कैसे, अरे छोटा सा शरीर था, आज धीरे 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 बड़ा होता गया, यानी कि शरीर की क्या होती गई, रचना होती गई। अभिवृद्धि में क्या होता है, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक व विनाशात्मक होता है। परिवर्तन क्या होता है, रचनात्मक व विनाशात्मक। जैसे रचना हुई, छोटा शरीर बड़ा होता गया, विनाशात्मक एक निश्चित दिशा में जाके एक निश्चित जगह पे जाके रुक गया, यानी कि जैसे मैं किशोरावस्था में हूं, अब किशोरावस्था के बाद में यानी कि मेरा जो शरीर है वो बढ़ना था वो बढ़ गया, अब क्या होगी, उसकी कमी होती चली जाएगी, यानी कि अब विनाश की तरफ, अर्थात मैं वृद्धावस्था की ओर चलता जाऊंगा, ठीक है। अब अभिवृद्धि किशोरावस्था की ओर ले जाती है। यस, अरे छोटा सा बच्चा था, बड़ा हुआ, क्या हुआ, बाल्यावस्था में और बड़ा हुआ, किशोरावस्था की ओर ले गई, जबकि विकास क्या होता है, वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होता है। विवृद्धि छोटा सा, वही बात वही है, इतने पॉइंट है, लेकिन वो शब्द अलग अलग है, अर्थ तो एक ही निकल के आ रहा है। अभिवृद्धि में विवृद्धि सूचक होता है। विवृद्धि कैसे है, अरे छोटा शरीर था, बड़ा होता चला जा रहा है, जबकि विकास में ह्रास सूचक, हाँ, कमी, यानी कि अब कब तक ये शरीर का जो स्किन है वो ग्लो मारेगा, अरे धीरे धीरे शरीर की क्या होगी, स्किन मुरझाएगी, झुर्रियां पड़ने लगेगी, कमर झुकने लगेगी, लाठी हाथ में आने लगेगी, अर्थात किसकी तरफ चला जाएगा, अपने ह्रास, कमी की तरफ चला जाएगा। तो ये दोस्तों अभिवृद्धि और विकास में अंतर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं आए तो दोस्तों ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में एक अंतर होता है, और वो अंतर सीक्रेट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो अंतर क्या है, ऑफलाइन क्लास में तो जैसे मैंने बोल दिया तो सब कुछ निकल गया, अब तो आपको भविष्य में कभी कोई क्लास होगी तब आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो आगे पीछे का मजा लो, देखो, ध्यान से समझो, आगे पीछे करके आप उसको ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से समझ सकते हो, सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हो। चलो इतनी बात हुई, अब बात करते हैं हम विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। क्या बात करते हैं, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। अब विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं और किसने परिवर्तन दिए हैं। तो सबसे पहली बात करूं, एक मनोवैज्ञानिक थे, वो आपको श्रीमान जैसे लगेंगे, लेकिन वो श्रीमती जी हैं। श्रीमती हरलॉक के अनुसार, किसके अनुसार, श्रीमती हरलॉक के अनुसार, श्रीमती हरलॉक ने विकास क्रम में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो ध्यान से सुनना, 4 प्रकार के कौन कौन से। सबसे पहला परिवर्तन है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, क्या, अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप, और चौथा है नवीन चिन्हों का उदय। नवीन चिन्हों का उदय, अब इसको समझना है। आकार में परिवर्तन कैसे हुआ, अरे माँ का, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा होता है, बिल्कुल हाथ में आ जाता है, और जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता जाता है, उसका शरीर बढ़ेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। जब बच्चा जन्म लिया था तब बच्चा कैसा था, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा था। अब क्या हुआ, अब बड़ा होता चला गया, यानी कि पहले के आकार में और अब के आकार में क्या हुआ, परिवर्तन आया। तो आकार में परिवर्तन समझ में आया। नेक्स्ट, अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन, अरे पहले कितने किलो का था, 3.5 किलो का बच्चा, उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी, यानी कि लंबाई अनुपात वजन अनुपात क्या, चौड़ाई, और आज उसका विशाल का शरीर हो गया। तो अब क्या हुआ, तो पुराना अनुपात लगा लिया, और नीचे अब इतनी तो लंबाई हो गई, और इतना वजन हो गया, और इतना क्या हो गया, उसकी चौड़ाई हो गई। कहने का मतलब पहले के अनुपात में और आज के अनुपात में क्या आया, परिवर्तन आया। तीसरा पॉइंट क्या है, पुराने चिन्हों का लोप,
दोस्तों एक बात बताओ, आपके दूध के दांत किस किस के हैं? देख के बताना, सोचना। शायद मेरे हिसाब से दूध के दांत आपके आए थे बचपन में, जब छोटे थे तो दूध के दांत आए थे। अब जब दूध के दांत आए थे वो क्या थे? आपके पुराने चिन्ह। अब वो क्या हो गए? खत्म हो गए, हट गए। उसकी जगह क्या आए? नवीन चिन्ह, अर्थात नए दांत आए। ठीक है, तो दूध के दांत हट गए, अर्थात पुराने चिन्हों का क्या हुआ? लोप हो गया, और नवीन चिन्हों का क्या हो गया? उदय। तो दाढ़ी मूंछ भी आ गई, तो ये नवीन चिन्ह है, इनका क्या हुआ? उदय। तो इस प्रकार से विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन 4 प्रकार से हमने पढ़े। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों? क्लियर? अब हम पढ़ेंगे विकास के नियम। क्या? विकास के नियम। एक मिनट दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम विकास के नियम। विकास के नियमों की मैं बात करूं तो बात यह है, विकास के नियम पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी। और कहानी अगर जिसने सुनी होगी, अच्छे से दिमाग में रखी होगी कहानी, तो ईमानदारी से बता रहा हूं विकास के नियम आपको समझ में आएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास के नियम मैं आज ना पढ़ाकर अगली क्लास में, यानी कि कल आपको मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आपको पढ़ना है। और मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, जिस तरीके से आपको लग रहा होगा, देखो पसीने आ रहे हैं, जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे जो हृदय में है आपके प्रति, वो शायद मुझे कम आपके हृदय में देखने को कम मिल रही है। क्यों नहीं रुचि ले रहे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे, मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और धीरे धीरे, आपने कहा कि सर थोड़ी स्पीड धीमी रखो, आज मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्पीड को धीरे भी रखी है। और आगामी क्लास में देखो, आपकी हर बात मैं सुनता हूं, क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं सुनोगे? अगर आपके आज के पढ़ाए हुए में से और कल के पढ़ाए हुए में से कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न बन रहा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं, हर कमेंट को देखता हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, आपका जवाब दूंगा, आपको एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद होनी चाहिए ये भी मेरे विद्यार्थियों से कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के बीच में प्रस्तुत करो कि ये हमारे कृष्णा सर हैं, ये पढ़ाते हैं। एक बार इनकी क्लास लेके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास लो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। हाँ, आपके प्रश्न, जो प्रश्नों का सिलसिला है, यूनिट हो जाएगा तो आपको बिठा करके मैं आपका यूनिट बाय यूनिट टेस्ट, जो कहते हैं टेस्ट पेपर, मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन होंगे एक यूनिट में। तो क्वेश्चनों की आप टेंशन मत लो, लेकिन पूरा मैटर तो ध्यान से, दिमाग से निकलना चाहिए। मैटर दिमाग से निकलेगा, अपने आप क्वेश्चन खुद बनाने लग जाओगे। फिर मैं दूंगा तो और मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को कहो ज्यादा से ज्यादा कृष्णा सर के साथ जुड़ो। जिससे क्या है कि मेरी उम्मीदें भी बढ़ती हैं कि हाँ, मेरा विद्यार्थी मेरे लिए भी कर रहा है, मैं जितना उनके लिए कर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा आपको करना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। थैंक यू।